हेलो भाई, आज का टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने रासायनिक समीकरण लिखने की जो विधियां थी उनके बारे में बता दिया था, कैसे कि रासायनिक समीकरण लिखा जाता है, किस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखना चाहिए। आज बात होगी किसकी, जो रासायनिक समीकरण है कौन सा, संतुलित वाला, उससे हमें फायदा का। ठीक है, अगर रासायनिक समीकरण संतुलित होता है तो क्या पता चलता है हमें, उसका महत्व क्या है, क्या हम संतुलित करें, जरूरी करें तो जरूरी होगा, तो क्या जरूरी है, तो क्या जरूरत है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कर लेते हैं। तो क्या है कि पहली बात, जब कोई रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। जब रासायनिक समीकरण संतुलित होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक व उत्पाद के बारे, रासायनिक समीकरण उत्पाद के बारे में पूरा पता रहेगा। ठीक है, हर सारी जानकारी हमें किसके बारे में रहेंगी कि हम क्या लाई रहे हैं और क्या बन रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है या क्या ले रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, किससे जानकारी मिलेगी हमें, संतुलित रासायनिक समीकरण से। मतलब जो हम लिए हैं या जो बना है, दोनों के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होगी, केवल इसी संतुलित रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो सकती है, बाकी किसी से नहीं हो सकती। इसलिए हमें संतुलित करना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज और क्या हुई कि सबसे पहली बात कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों आपस में मिलेंगे, अभिकारक और उत्पाद दोनों आपस में मिलेंगे, अभिकारक उत्पाद मिलने के बाद कुछ ना कुछ बनेगा। अब जैसे शरबत बनाते हैं तो शरबत का क्या होता है, शरबत किससे बनता है, पानी चीनी। तो पानी और चीनी में कुछ ना कुछ अनुपात होगा, बिना अनुपात के तो नहीं बना सकते हैं। अनलिमिटेड डाल दिया चीनी, अनलिमिटेड डालने के शरबत बनेगा, क्या बन जाएगा, सीरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीरा। जलेबी डालेंगे और खा जाएंगे, रसगुल्ले डालेंगे, रसगुल्ले डाल के खा जाएंगे। ठीक है, लेकिन तो जब शरबत बनाना है या सीरा बनाना है तो सबके लिए क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। तो और निश्चित अनुपात किसमें लिखा जाता है, अभिकारक और उत्पाद के मध्य। तो कितना अभिकारक प्रयुक्त हुआ है, मतलब अभिकारक व उत्पाद में अणुओं की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ठीक है, कि कितना अभिकारक, कितने अणु प्रयुक्त किए गए हैं या कितने परमाणु प्रयुक्त किए गए हैं, और उत्पाद कितने अणु प्रयुक्त किया गया है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, संतुलित रासायनिक समीकरण से। फिर इसके अलावा परमाणु भार है, तो अगर परमाणु भार उपस्थित है तो परिणामी भार भी प्राप्त होगा। परिणामी भार की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगर परमाणु भार हमें अभिकारकों को पता है तो परिणामी भार के बारे में हम गणना कर सकते हैं ना। अगर हम 1 किलो चीनी 1 किलो नमक के साथ मिलाएंगे तो हमें 2 किलो उत्पाद प्राप्त होगा। तो परमाणु भार अगर ज्ञात हुआ तो परिणामी भार की भी गणना की जा सकती है। चौथी चीज, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि की जा सकती है। इसकी पुष्टि की जा सकती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि की जा सकती है। द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है कि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, ना नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है, चाहे वह क्रिया चाहे जहां संपन्न की गई हो। ठीक है, द्रव्य
द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया चाहे जहां संपन्न हो, चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, जितना होगा उतना ही रहेगा। तो ना तो नष्ट होता ना ही उत्पन्न होता, तन को कम ना होगी, ठीक है, जितना है उत्पन्न वही। तो आगे की बात करें तो आगे की बात है कि आउ पापा हमें जानकारी मिली। तो आउ देखा हम देखी थी कि हमें पदार्थों के समतुल्य पदार्थों के बारे में पता चलता है। पदार्थों के समतुल्य प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? समतुल्य। पदार्थों के क्या प्राप्त होते हैं? समतुल्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। समतुल्य मतलब समान तुलना में, तुलना में कैसा हो समान हो। जब तुलना में समान हुई है तो एक पदार्थ एक दूसरे कहा हुई है समतुल्य हुई है, कहा हुई है समतुल्य हुई है। तो हमें पदार्थों के समतुल्य प्राप्त होते हैं, मतलब एक जैसे वाले पदार्थ एक भार वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक। यह बात हमें पता चल गई। अबे तो कुछ और जरूरी है, और कुछ मिली। तो देखी थी क्या मिली? तो हमें मिला था कि हम देखी थी कि अगर गैसीय अवस्था है, कौन सी अवस्था है? गैसीय, धुआं धुआं वाली। कौन सी अवस्था? धुआं धुआं वाली। अगर गैसीय अवस्था है तो हम धुआं धुआं कही देती, तो ओमा से हम कहा निकाल सकते थी गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में आयतन ज्ञात कर सकी थी। क्या ज्ञात कर सकी थी? आयतन बता सके थे। जब गैसीय अवस्था हो हम आयतन कर सके। तो आयतन के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? आयतन के बारे में जानकारी संतुलित रासायनिक समीकरण से मिली। कहां से मिली? संतुलित रासायनिक समीकरण से। गैसीय अवस्था में क्या ज्ञात कर सकते हैं? आयतन ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? आयतन। देखो आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर किसी अम्ल HCl के दो अणु के साथ संयोग करता है तो कैल्शियम किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ। तो कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड बनाएगा। कैल्शियम क्या है? सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, और ऋणात्मक सक्रियता श्रेणी में क्लोरीन भी क्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो कैल्शियम और क्लोरीन आपस में क्या कर लेंगे? संयोग कर लेंगे। इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 1 है। दोनों का क्रॉस गुणा करा देंगे, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, CaCl। तो क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड। अब जो जल है, जल किसके साथ चला जाएगा? हाइड्रोजन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ। तो सॉरी हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना देगा? पानी बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है। आगे देखें, बचा क्या है? एक कार्बन बचा है, देखो ऑक्सीजन बचे हैं, वो दोनों क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ठीक। इतनी बात हुई है। अब हम देखे थे कि है क्या है, कैसा था हमें आयतन ज्ञात हुई। तो सबसे पहले एकाकार निकाले द्रव्यमान। तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 40। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन के कितना होता है? 1 का होता है 16। 1 का कितना होता है? 16, ठीक है। तो 3 का कितना होगा? 16 48 होगा। कितना होगा? 16 48। तो टोटल अगर हम योग करें तो कितना हो गया? 100 ग्राम। कितने ग्राम? ग्राम। हम कोई मान लेते हैं 100, ठीक है। 100 ग्राम बना। फिर देखें HCl को। HCl का अगर द्रव्यमान निकालते हैं तो देख लेते हैं आणविक द्रव्यमान क्या है। तो एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। कितना होता है? 35.5 होता है। 35.5 का दुगना करेंगे तो कितना बनेगा? 71, यानी कि 71। कितना बनेगा? 71। कैसा बनेगा? 71। हाइड्रोजन एक का, एक तो 2 का 2, टोटल कितना हो गया? 73। कितना हो गया? 73, ठीक है। इसमें देखते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर के 22,400 ml
कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 22,400 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये बात थी। अब आगे देख लेते हैं। इतना काम हो गया। अब इसके आगे अगर हमें देखना है तो आगे की बात आती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तरीके देखना है। क्या देखना है? तरीके। ये तो आपको समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो जबरदस्त तरीके के साथ आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया फिर बताएंगे। कोई दिक्कत है क्या? जो वीडियो को फिर देख लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? डाटा ही तो लगेगा। डाटा तो भरपूर है। जब रील्स देख सकते हैं तो क्या पढ़ नहीं सकते हैं क्या? रील्स देखने के लिए भरपूर डाटा होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? तो सिंपल सी भाषा है। हमें पता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रयुक्त होता है? रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रयुक्त होता है? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु प्रयुक्त होते हैं। कौन प्रयुक्त होता है? परमाणु। ठीक है, कौन प्रयुक्त होता है? परमाणु प्रयुक्त होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रयुक्त होता है? परमाणु। अब परमाणु जब प्रयुक्त होते हैं तो हमें पता है परमाणु अविनाशता का नियम वो भी डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। ठीक है, जब ना नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है वही रहता है तो दोनों पक्ष में क्या होगा? बराबर होगा। अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले कहा गया है कि एक अणु मैग्नीशियम व दो परमाणु ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आए कितने अणु मैग्नीशियम? एक अणु लिख दिया। प्लस कितने परमाणु? ऑक्सीजन के दो परमाणु लिख दिया। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? दोनों पक्षों को बराबर करना है। इधर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। लेकिन इधर देखें तो क्या है? 1 है। तो हमें बराबर करना है। मैग्नीशियम इधर 1 है, ये 1 है, ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2 इधर 2 इधर, लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया। यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक। ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये समीकरण कैसा है? संतुलित है। ये तो हमारी छोटी सी कहानी थी, लेकिन आगे चल के बड़ी कहानी है कि जो रासायनिक समीकरण है उन्हें जब संतुलित किया जाता है तो कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। उन विधियों के द्वारा ही हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। कैसे संतुलित करना है, कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, किन तरीकों को अपना करके। चलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं, सबसे पहले जांच एवं त्रुटि विधि को जांच सकते हैं। किसको लगाते हैं? जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसी को बोलते हैं अनुमान विधि। क्या बोलते हैं? अनुमान विधि।
मतलब किसकी सहायता से करेंगे, अनुमान लगा के हम करेंगे। किसकी सहायता से करेंगे, अनुमान लगाएंगे। मतलब मानेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई डोंट नो। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, अनुमान लगा लगा के हम कहाँ तक पहुंचेंगे, समीकरण को संतुलित कर देंगे, अनुमान लगा लगा के, नहीं कि ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक समीकरण लिख लेते हैं। कॉपर सल्फेट इसके साथ मिलता है H2SO4 के साथ, किसके साथ मिलता है, H2SO4 के साथ। बनाता क्या है, कॉपर सल्फेट K2SO4, सॉरी CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस का SO2 प्लस का H2, ये हमारा समीकरण है। चलिए इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। चलिए पहला काम क्या करना है, सबसे पहले किसको देखेंगे, हम देखते हैं कॉपर को। किसको देखते हैं, कॉपर। किसको देखते हैं, सबसे पहले कॉपर को देखते हैं। ठीक है, जब कॉपर को देखते हैं तो थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने किसको देखा, कॉपर को देखा। ठीक है, कॉपर इधर कितना है, एक। कॉपर की संख्या, चलिए ऐसे समझा, इधर कितना है एक, इधर कितना है एक, दोनों क्या है, बराबर। कुछ नहीं करना, हमने छोड़ दिया। ठीक है, जब हमने देखा दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं, तो हमने कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं सल्फर को। किसको देखते हैं, सल्फर को। इस पक्ष में सल्फर कितना है, एक। इस पक्ष में सल्फर की संख्या कितनी है, दो। कितनी है सल्फर की संख्या, दो है। ठीक है, कितनी है, दो है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें संतुलित करना है। इधर एक है, इधर दो, इधर हम क्या लगा दें, दो लगा दें। अब सल्फर इधर कितना हो गया, दो हो गया, उस पक्ष में भी कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते हैं, दूसरा तत्व क्या है, इसको देख लेते हैं, ऑक्सी। किसको देख लेते हैं, हाइड्रोजन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, हाइड्रोजन को। इधर हाइड्रोजन कितना है, चार। इधर हाइड्रोजन कितना है, दो। यहाँ पे क्या लगा देंगे, दो। तो दो दूनी चार, ये कितना हो गया, दो दूनी चार। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर कितना है, चार दूनी आठ। यहाँ पे देख लेते हैं, चार चार दो छः, छः दो आठ। मतलब पूरा रासायनिक समीकरण ये क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। तो इसे बोलते हैं अनुमान विधि। क्या बोलते हैं, अनुमान विधि। हमने अनुमान लगाया, सबसे पहले हमने किसको देखा, कॉपर को देखा कि कॉपर इधर एक, इधर एक, बराबर है, कुछ नहीं करना। दोनों क्या है, बराबर है, कुछ नहीं करना। फिर देखते हैं कि सल्फर इधर कितना है, एक है। इधर सल्फर की संख्या कितनी है, दो है। तो इधर दो है तो इधर एक है, बराबर करेंगे तो इधर क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे। क्या लगाएंगे, दो लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम हाइड्रोजन देखते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है, एक, एक में सकीगा। इधर हाइड्रोजन कितना है, दो था। इधर हाइड्रोजन कितने थे, सॉरी इधर हाइड्रोजन कितने, चार। और इधर कितने थे, दो थे। तो हमने इधर कितना लगा दिया, दो लगा दिया। जब इधर दो लगा दिया तो जब दो हो गए, दो दूनी चार, दो दूनी चार, चार चार हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सल्फर देखते हैं। सल्फर देख चुके हैं, ऑक्सीजन बता। ऑक्सीजन इधर चार दूनी आठ, इधर ये चार, चार दो छः, छः दो आठ। ऑक्सीजन भी कितने हो गए, आठ। कॉपर की संख्या कितनी है दोनों पक्षों में, एक और एक है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या दोनों पक्षों में कितनी है, चार है, चार है। ठीक, सल्फर की संख्या दोनों पक्षों में कितनी है, दो है, दो है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, आठ है, आठ। ठीक है, इस प्रकार से अभिकारक तथा उत्पाद दोनों पक्ष आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। इसी को बोलते हैं अनुमान विधि। हमने केवल अनुमान लगा लगा के हल किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे एक्सरसाइज कराई जाएगी। अगली जो विधि है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि।
हिट एंड ट्रायल विधि के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने अनुमान विधि देखी थी। अनुमान विधि में क्या था, केवल अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। ट्रायल एंड एरर विधि थी वो, ये है हिट एंड ट्रायल विधि। देख लेते हैं इसमें क्या किया जाता है। तो ले लेते हैं कोई समीकरण, Fe प्लस का H2O, Fe प्लस का H2O बनाता क्या है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस H2, क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। ये हमारा क्या है, समीकरण है। अब हम नियम लिखना शुरू करेंगे। नियम क्या है, पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहले यौगिकों के यौगिकों पर बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करेंगे, बॉक्स का निर्माण करेंगे। तो पहला क्या बोला है कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बॉक्स बना लेना। क्या बना लेना है, बॉक्स। हमने बना लिया पहले वाले पे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। फिर इसके बाद क्या कहता है, अगला काम कहता है कि आपको अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणुओं की सारणी बनाना है। क्या बनाना है, परमाणुओं सारणी। देख लेते हैं इधर बना के, अभिकारक में परमाणु, उत्पाद में परमाणु, ठीक है। इधर होगा तत्व। चलिए कौन कौन से तत्व प्रयुक्त हैं इसमें, इसमें कौन कौन से तत्व प्रयुक्त हैं, तो Fe है, क्या है, Fe है। और क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। और क्या है, ऑक्सीजन है। 3 तत्व प्रयुक्त किए गए हैं। कितने तत्व प्रयुक्त किए गए हैं, 3। आयरन, लोहा, Fe का मतलब होता है फेरस, ठीक है। फेरस का हो, आयरन का हो, लोहा का हो, तीनों एक ही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रयुक्त किए गए हैं। अभिकारक में Fe की वैल्यू कितनी है, 1, कितनी है, 1। इधर कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं, उधर कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, उधर कितना है, 4 है। कितने ऑक्सीजन है, 4 है। चलिए काम कर लिया। दूसरा काम हमारा क्या था, तत्वों के परमाणुओं की सारणी बनाना। क्या था, तत्वों के परमाणुओं की सारणी बनाना, कर लिया। तीसरा काम हमें क्या करना है, अब हमें किसका संतुलित करना, पहले सबसे सबसे अधिक परमाणु वाले ऑक्सीजन को, सॉरी, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को या यौगिक को संतुलित करना है। तो क्या करना है, अब हमें सबसे अधिक वाले तत्व को लेना है या यौगिक को लेना है, चाहे जिस यौगिक में हो। सबसे पहले हम इसको लेंगे, जो सबसे अधिक तत्व वाला तत्व, सॉरी, सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व होगा, हम उसे लेंगे। तो सबसे अधिक परमाणु वाला कौन है यहाँ पर, तो देख लेते हैं कौन है। सबसे अधिक वाला ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, कितना है, उत्पाद की ओर कितना है, 4 है। तो उसको ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो चलिए
ऑक्सीजन और बड़ा बनाना था, अब जाइए क्या, ऑक्सीजन के परमाणु, इसके परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, इसमें अभिकारक में, इसमें अभिकारक में और उत्पाद में, ठीक है, अभिकारक में और उत्पाद में। इस प्रकार से सारणी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारणी बन जाएगी, बन जाएगी। चलिए प्रारंभ में संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए, ठीक है, प्रारंभ में कितने हैं और दोबारा जब संतुलित करेंगे तब कितने, तो प्रारंभ में कितने हैं तो देखिएगा, प्रारंभ में कितने ऑक्सीजन थे, एक था, कितना था, एक, किसमें है, H2O में उपस्थित है, किसमें उपस्थित है, H2O में उपस्थित है। उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, किसमें उपस्थित है, तो Fe3O4 मतलब फेरिक ऑक्साइड में उपस्थित है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड में उपस्थित है। अब हमें संतुलित करना है दोनों पक्षों को, तो हम क्या कर सकते हैं, एक में हम किसका गुणा करा दें, 4 का, तो क्या आएगा, 4 आएगा। इस पक्ष में भी कितना है, 4 है, क्या है, 4 है, तो दोनों पक्ष अब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या बनेगा, इसे बना देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए लिख देते हैं, अच्छा आपकी खुशी के लिए क्या बनेगा, FeH2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, ये बनेगा। चारों तरफ क्या करना है, बॉक्स बनाना है। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर भी 4 हो गया, उधर भी 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 4 लग गया, ये काम हो गया। अब हम किसको देखेंगे, अब देखो ये रासायनिक समीकरण का संतुलित नहीं है, कैसा है, आंशिक है, आंशिक संतुलित, ऐसा संतुलित है, आंशिक रूप से संतुलित है, ठीक है, पूर्ण रूप से संतुलित नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी आयरन और हाइड्रोजन, आयरन की संख्या बराबर नहीं है। तो अब हम किसको लेंगे, उससे कम वाले को, तो उससे कम किसका है, आयरन का है, किसका है, आयरन का है। तो आयरन में देखते हैं, इसी प्रकार से उसकी भी सारणी बना लेंगे, तो यहीं पे मैं मेट के बना देता हूँ सारणी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नोट कर लीजिएगा, तो भी बाकी जगह नहीं बची है, ठीक है, या तो बना देता हूँ, देखता हूँ अगर हो जाता। ये सेकंड समीकरण हो गया। अब सेकंड समीकरण के आधार पर हम आगे के समीकरण को हल करेंगे, अब हमें फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देखते हैं, अब हमें किसको लेना है, आयरन को लेना है, किसको लेना है, आयरन को लेना है। तो आयरन को संतुलित करें, आयरन को संतुलित करें कि अब यहाँ पे देखो एक चीज हम देख सकते हैं कि हमें किसके आधार पर लेना है, परमाणुओं की अधिकता के आधार पर। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या किसकी बढ़ गई है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ गई है। जब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ गई है, तो अब हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हम किसको संतुलित करें, हाइड्रोजन को संतुलित करें, ना कि आयरन को संतुलित करें, क्योंकि आयरन के जो परमाणु है क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो लिखेंगे चौथा नंबर क्या होगा, अब आंशिक समीकरण से, आंशिक समीकरण से हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, इसको संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए भी सारणी बनाएंगे, बना लेते हैं वैसे ही, छोटी सी प्यारी से नन्हे से आई कोई परी। चलिए हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारक में और उत्पाद में, ठीक है, इसमें अभिकारक में और उत्पाद में, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे बना देता हूँ। हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारक
कारक में और उत्पाद में, ठीक है। अभिकारक में और उत्पाद में प्रारंभ में संतुलित करने के लिए ठीक है। देखते हैं तो पहले कितना है, 4 दूनी 8, 8 कितने हैं, 8 है, किसमें उपस्थित हैं, तो 4H2O में उपस्थित है, ठीक है। और दूसरी तरफ उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है, किसमें उपस्थित है, H2 में उपस्थित है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है उत्पाद की तरफ, तो उत्पाद की तरफ कितने हाइड्रोजन है, 2, इधर कितने हैं, 4 दूनी 8 है, ठीक है। अब हमें संतुलित करना है तो 8 को 8 रहने देते हैं, अगर 2 में हम 4 का गुणा करा दें तो 4 दूनी 8 होगा। सदैव हम जो परमाणु रखेंगे किस रूप में रखेंगे, गुणांकों के रूप में रखेंगे, किसके रूप में रखेंगे, गुणांकों के रूप में, तो सदैव गुणांक के रूप में लिखना है। तो अगर 2 में हम 4 का गुणा करा देंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया। अब हम लिखते हैं जो हमारा समीकरण है क्या बनेगा, Fe प्लस का H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। तो जो बॉक्स बना था बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बना रहेगा। चलिए अब बॉक्स के बाहर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 था तो ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4 दूनी 8। अब इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो गया। समीकरण नंबर 3 है, कौन सा समीकरण नंबर 3 है। अब इस समीकरण के आधार पर, समीकरण 3 नंबर के आधार पर हम आगे का समीकरण करेंगे। तो अब अगला काम क्या करेंगे, अब समीकरण 3 से आयरन को संतुलित करते हैं। इसकी सहायता से समीकरण 3 की सहायता हम किसको संतुलित करेंगे, आयरन को संतुलित करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो उसी प्रकार से सारणी बनेगी, पहले सारणी बना लेते हैं। इसकी लिखना है तो Fe के परमाणु, इसके परमाणु Fe के परमाणु, फिर इसके बाद अभिकारक के परमाणु, सॉरी अभिकारक में, दूसरा उत्पाद में, ठीक है। इधर रहेगा प्रारंभ में और संतुलित करने के लिए, इसके लिए संतुलित करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ में Fe में कितने हैं, 1 है, कितना है, 1 है, किसमें उपस्थित है, Fe में उपस्थित है, ठीक है। दूसरे पक्ष में उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद में कितने हैं, 3 है, किसमें उपस्थित है, आयरन ऑक्साइड में उपस्थित है, किसमें उपस्थित है, आयरन ऑक्साइड में उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, संतुलित करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 का 1 का गुणा करा दें, 1 गुणे 3 कर देते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा, और इधर कितना है, 3 है, मतलब दोनों पक्ष क्या है, बराबर हो गए। इस प्रकार से हम समीकरण लिखेंगे। तो अब जो हमारा समीकरण होगा फिर से हम उसे लिखेंगे, इसको रेस कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। Fe प्लस का H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको क्या करेंगे, फिर से ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, बंद कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, सॉरी बॉक्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर नहीं, इसके अंदर बंद करना है, बॉक्स के अंदर। ये लो बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब क्या आया है, जो 4 था वो तो पहले से था, ये 4 था वो पहले से था। अब बचा क्या, Fe के लिए था, तो यहाँ पे 3 आया है तो लगा दिया 3। अब ये क्या है, पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण है। अब ये कैसा हो गया, पूर्ण संतुलित समीकरण। कैसा है, पूर्ण संतुलित समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या करना है, चलिए देख लीजिए फिर से हिट एंड ट्रायल विद में। पहला काम करना है, सबसे पहले जितने भी यौगिक हैं या तत्व हैं उनके चारों ओर क्या बनाना है, हमें बॉक्स का निर्माण करना है। फिर बॉक्स के बाद हमें
जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की सारणी बनानी है। किसकी सारणी बनानी है? तत्वों के परमाणुओं की सारणी बनानी है। फिर अगला काम है कि सबसे पहले हम किसको लेंगे? जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। जिस तत्व में परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगी सबसे पहले उसे संतुलित करेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को। यानी कि अगर बड़ा खा लेता है, बड़ा भोजन कर लेता है, तो छोटे तो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा दे देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसको करना है? सबसे बड़े वाले को, और सबसे लास्ट में किसको करना है? सबसे छोटे वाले को करना है। ठीक है, और लेकिन इस प्रक्रिया में ये देखना है कि जितने भी समीकरण बनते जाएंगे आंशिक संतुलित समीकरण, उन्हीं के आधार पर हम आगे के समीकरण को हल करेंगे। फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि जो समीकरण है उसकी सीमाएं क्या है, कमियां क्या है। ठीक है, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, पल्ला आगे चलें तो आगे है कि जो रासायनिक समीकरण हम संतुलित कर रहे हैं, ये समीकरण है, उसमें कुछ कमियां हैं या सीमाएं हैं। ठीक है, समीकरण की कमियां क्या ढूंढेंगे? समीकरण की कमियां ढूंढेंगे या सीमाएं। ठीक है, यह सीमाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ तक चलता है, तो कमियां या सीमाएं। तो देख लेते हैं कमियां और सीमाएं क्या है। जैसे कोई रासायनिक समीकरण लिखा है, जो अभी हमने लिखा था वही हम लिख लेंगे, उसके आधार पर देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Fe प्लस का क्या था? H2SO, ये था? नहीं था, क्या था? H2O था। क्या था? H2O था। ये रूप बनता क्या है? Fe3O4 प्लस का H2 क्या बनता है? Fe3O4 प्लस का H2 बनता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसको संतुलित जो किया था उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आया था? 4 आया था। यहाँ पे कुछ नहीं आया था, यहाँ पे 4 आया था। ठीक है, अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसकी जो कमी है, कमी देखते हैं। सबसे पहली बात कि हमें भौतिक अवस्था के बारे में नहीं पता चलता। जो समीकरण है, भौतिक अवस्था नहीं पता चलती। जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण से हमें जो पदार्थ या तत्व प्रयोग किए गए हैं उनकी भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान नहीं होता। भौतिक अवस्था क्या, यह तो आपको पता होगा कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अगर समीकरण से देखें तो हमें भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ये क्या है? इसकी कमी है या सीमा है। ठीक है, यहाँ तक ही संतुलित। फिर इसके बाद अगर देखें और क्या है, तो दूसरी बात, हमें सांद्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बारे में सांद्रता, ठीक है, सांद्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। हमें नहीं पता होता कि जो अम्ल है या क्षार है, ठीक है, या उसकी सांद्रता कैसी है, सांद्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं देता कौन? रासायनिक समीकरण हमें सांद्रता नहीं बताता। तीसरी बात, हमें ना तो गति पता चलती है, ना गति और समय। गति और समय, रासायनिक अभिक्रिया से ना तो हमें गति के बारे में पता चलता है कि जो अभिक्रिया हो रही है उसकी गति क्या है, ना ही समय के बारे में पता चलता है कि जो समय है तो समय कितना है, अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। अभिक्रिया तेज है कि मंद है, धीमी धीमी काम हो रहा है कि तेज तेज काम हो रहा है। जैसे कि लोहे में जंग लगता है, लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है? मंद क्रिया है, धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, तो हमें गति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, ना ही समय के बारे में मिलती है। किसके द्वारा? समीकरण के द्वारा। दूसरा, हमें ऊष्मा परिवर्तन के बारे में पता नहीं चलता। ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन, अब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया या तो अभिक्रिया को ऊष्मा की जरूरत होगी, ठीक है, या तो अभिक्रिया ऊष्मा निकालेगी
तो हमें ऊष्मा परिवर्तन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, फिर इसके अलावा हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? प्रकृति के बारे में। किसके बारे में? प्रकृति के बारे में। इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। जो रासायनिक समीकरण है उसमें जो ज्ञात है, जो अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया की जो प्रकृति है, प्रकृति हमें नहीं पता चलती। जैसे कि अभिक्रिया एक तरफ हो रही है या दोनों तरफ हो रही है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये कमियां हैं इसमें, रासायनिक समीकरण में ये 5 कमियां हैं। अब इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, कुछ प्रयास किए गए हैं। तो उन प्रयासों को देख लेते हैं। इधर ही लिख लेंगे साइड पे, उपाय क्या है? उपाय कि जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण में ये चीजें पता नहीं चलती हैं, लेकिन इनके लिए हम कुछ उपाय ढूंढ लिए हैं। तो उन उपायों की सहायता से हम थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्या उपाय है? तो पहला उपाय है कि भौतिक अवस्था अगर हमें जाननी है तो भौतिक अवस्था को हम कहाँ लिख देते हैं? जो यौगिक है या तत्व है उनके आगे कोष्ठक में लिख देते हैं। यौगिक या तत्वों के आगे, यौगिक या तत्वों के आगे कोष्ठक में लिख देते हैं। ठीक है, इसमें लिख देते हैं यौगिक या तत्वों को कहाँ लिख देते हैं? यौगिक और तत्वों के आगे कोष्ठक में लिख देते हैं। किसको? भौतिक अवस्था को। जैसे यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं कि यहाँ पे आयरन क्या है? आयरन किस अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में। किसमें होता है? सॉलिड। तो याद रखना कि अगर ठोस अवस्था उपस्थित होगी तो ठोस के लिए हम क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। सॉलिड है, क्या है? सॉलिड है। फिर इसके बाद द्रव है, द्रव के लिए हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। एल का मतलब क्या है? लिक्विड है। एल का मतलब क्या है? लिक्विड, क्योंकि द्रव को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद गैस आएगा, तो गैस का इंग्लिश में गैस होता है, इसलिए क्या लिखा जाता है? जी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जी। तीनों चीजें किसमें होंगी? स्मॉल लेटर में होंगी, स्मॉल लेटर में। इसके अलावा क्या बनता है? जलीय विलयन। क्या बनता है? जलीय विलयन। जलीय विलयन को हम किससे लिखते हैं? AQ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? AQ से, यानी कि इक्योरस। ठीक है, कोरस मतलब जलीय विलयन। ठीक है, AQ लिखते हैं। यहाँ पे जो Fe बन रहा है, Fe है, Fe तत्व प्रयोग किया गया है, तो ऐसा है, सॉलिड है। फिर अगर इसकी बात करें, ये कैसा है? जल क्या है? द्रव है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में है, तो हम इसे में क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। फिर देखते हैं कि FeO4 क्या है? FeO4, तो FeO4 क्या बनेगा? एक जलीय विलयन बनेगा। एक ही अवस्था में होगा, तो AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AQ। क्या है? AQ। AQ मतलब क्वेरस या जलीय विलयन है। क्या है? जलीय विलयन है। फिर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है किस अवस्था में है? तो हाइड्रोजन गैस अवस्था में होते हैं, किसमें क्या लिख देते हैं? जी लिख देते हैं। इस प्रकार से हमने एक उपाय निकाल रखा है कि अगर भौतिक अवस्था समीकरण में नहीं होती है तो समीकरण में ही हम भौतिक अवस्था को दर्शा देते हैं। जितने भी तत्व होते हैं, तत्वों या यौगिकों के आगे हम किसमें लिख देते हैं? कोष्ठकों में लिख देते हैं। ठोस के लिए एस लिखते हैं, द्रव के लिए एल लिखते हैं, जी लिखते हैं, जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं। ठीक है, इक्वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वायरस। इस प्रकार से हमने एक उपाय निकाल रखा है। दूसरा उपाय कि अगर कभी अभिक्रिया में, ये तो हो गई किसकी अवस्था, किसकी बात हो गई? अवस्था की बात हो गई। किसकी अवस्था बात हो गई? अवस्था के बारे में बात हो गई। अब अगर बात करें कि कभी अगर जो तत्व है वो किस रूप में बने? अवक्षेप या इस रूप में, अवक्षेप या गैस रूप में प्राप्त होते, तो क्या करते हैं? अवक्षेप के लिए, अवक्षेप के लिए नीचे एरो का निशान, तथा गैस के लिए
ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं, ठीक है। और शेप पे क्या करेंगे, और शेप के लिए नीचे का एरो के निशान लगा देंगे और गैस के लिए ऊपर। क्यों? और शेप क्या होता है, भारी चीजें होती हैं, भारी चीजें सदैव कहाँ जाती हैं, तलहटी में जाती हैं, मतलब नीचे जाती हैं, नीचे जाके बैठ जाती है, इसलिए कौन सा तीर लगाएंगे, नीचे की ओर। और गैसें सदैव क्या होती हैं, हल्की होती हैं, जिसके कारण कहाँ भागती हैं, वायुमंडल में। वायुमंडल को मतलब ऊपर जाती है, कहाँ जाती हैं, ऊपर। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, और शेप के लिए नीचे का एरो और गैस के लिए ऊपर का एरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, गैस है, तो गैस के लिए हम कहाँ के एरो लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। जो किसमें लिखा जाता है, केवल उत्पाद में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, उत्पाद में। ये चिन्ह कहाँ पे लगाए जाते हैं, केवल उत्पाद में लगाए जाते हैं, ना कि अभिकारक में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद सांता वाली बात कर लेते हैं। अगर सांता की बात करें, ठीक है, तो सांता कैसे कर लेते हैं, तो सांता के लिए हमने हल निकाला है कि सांता को सांद्रता को सांता को क्या करते हैं, जो यौगिक हैं, ये तत्व प्रयोग किए हैं, उनके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। सांता को यौगिक या तत्वों के नीचे लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, तत्वों के नीचे लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या है, कोई मतलब है। कौन सा सांद्र है, कौन सा तनु है, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर होता इन्हीं के नीचे हम क्या लिख देते, तनु और सांद्र लिख देते। क्या लिख देते, तनु और सांद्र, ठीक है। जब अम्ल या क्षार प्रयुक्त किए जाते हैं तो वहां पर तनु और सांद्र लिखा जाता है कि जो अम्ल प्रयुक्त किया गया है या क्षार प्रयुक्त किया गया है तो सांद्र अवस्था में है या तनु अवस्था में है, ठीक है। के नीचे, तत्वों के नीचे तनु या सांद्र लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तनु या सांद्र। अब अगर आपको नहीं पता है कि तनु या सांद्र क्या है, तो तनु किसे कहते हैं, जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलेय की मात्रा कम होती है, वो क्या कहलाता है, तनु कहलाता है। तथा जिसमें विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा कम होती है, उसे सांद्र कहा जाता है, ठीक है। जिसमें विलायक अधिक और विलेय कम होता है, तनु कहलाता है। और जिसमें विलायक कम लेकिन विलेय अधिक होता है, उसे सांद्र कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा विलायक या विलेय के बारे में। विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जो घोलता है विलायक होता है, जो घुलता है वो विलेय होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने क्या किया है कि हमें ताप के बारे में, जो ऊष्मा परिवर्तन के बारे में नहीं पता चलता, उसके लिए हमने एक वो निकाला है कि हम वहां पे एरो के ऊपर किसका निशान लगा देते हैं, डेल्टा का निशान लगा देते हैं। क्या निकाल लिख देते हैं, एरो के ऊपर डेल्टा का निशान लगा देते हैं। किसके लिए, ऊष्मा के लिए, ताप के लिए। किसके लिए, ऊष्मा के लिए और ताप के लिए हम किसका लिख देते हैं, डेल्टा का चिन्ह लगा देते हैं। किसका चिन्ह लगा देते हैं, डेल्टा का। ये किसके लिए है, ऊष्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, ऊष्मा के लिए। फिर इसके बाद अगर दाब या ताप प्रयुक्त करना है, दाब ताप या उत्प्रेरक, दाब ताप या उत्प्रेरक, तो दाब ताप और उत्प्रेरक के बारे में अगर हमें लिखना है तो हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर और एरो के नीचे। ताप, दाब और उत्प्रेरक को कहाँ लिखा जाता है, जो ताप है, ताप व उत्प्रेरक सदैव कहाँ लिखे जाते हैं, ऊपर लिखे जाते हैं। ताप और उत्प्रेरक कहाँ लिखे जाते हैं, ऊपर लिखे जाते हैं। और नीचे क्या लिखा जाता है, दाब लिखा जाता है। कहाँ पे, एरो के पास। कहाँ पे लिखा जाता है, एरो के पास, ठीक है। एरो के ऊपर क्या लिख देते हैं, अगर हमें ताप, दाब और उत्प्रेरक प्रदर्शित करना है तो ताप और उत्प्रेरक कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। और जो दाब होगा कहाँ होगा, नीचे लिख देंगे, ठीक है। ताप और दाब इस प्रकार से लिख देते हैं। फिर इसके बाद अगर बात आती है कि अगर ऊष्मा मुक्त हो रही, क्या मुक्त हो रही है, ऊष्मा, ऊष्मा मुक्त हो रही है या प्रयुक्त हो रही है, ठीक है, मुक्त या प्रयुक्त।
मुक्त या प्रयुक्त। अगर ऊष्मा मुक्त हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, अब क्रिया के आगे प्लस का चिन्ह लगा के लिख देंगे। क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा के हम लिख देते हैं। और अगर प्रयुक्त हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगा के अब क्रिया के आगे लिख देते हैं उत्पाद की ओर। किसके ओर, उत्पाद की ओर। अगर अब ऊष्मा प्रयुक्त होगी तो माइनस लगा के लिख देंगे, और अगर मुक्त होगी तो प्लस लगा के लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अलावा हमने एक चीज और निकाली है कि हमें ना तो दो प्रकृति है उसके बारे में पता नहीं चलता, उसके लिए हमने चिन्ह बनाया है कि अगर ऐसा एरो है, ये कैसी है, अनु उत्क्रमणी क्रिया है। कैसी है, अनु उत्क्रमणी। अगर ऐसा एरो है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो क्रिया होगी इस एरो टाइप की तो वो कैसी होगी, अनु उत्क्रमणी होगी। अगर जो एरो है अर्ध शीर्ष वाला हो, ठीक है, अर्ध शीर्ष वाला दोनों तरफ बना हो, इसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणी। अगर इस प्रकार का चिन्ह लगा हो इसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये क्या है, कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए ये क्या किए गए हैं, उपाय किए गए हैं। ठीक है, अपना समझ में आया तो वीडियो को बस देख लीजिएगा। ठीक है, अगर एक एरो है तो अनुत्क्रमणी, अगर अर्ध शीर्ष वाले दो एरो लगे हैं इधर उधर उसे बोलते हैं उत्क्रमणी। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणी। इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। अगला टॉपिक आएगा अवक्रियाओं के प्रकार के बारे में, तो अगली बात करेंगे अवक्रिया के प्रकार के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए सबको राम राम।